नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब देते हैं। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो हमें भेज सकते हैं। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े सवाल भेजें। अगले आधे घंटे तक हमारे दो मेहमान आपके सवालों के जवाब देंगे। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी और रिसर्च हेड हैं। वीरेंद्र वकील हैं, पैराडाइम कमोडिटी से। अब दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी किसान अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए सलाह यह है कि अगर आपको खेती किसानी से जुड़ी कोई भी परेशानी है तो आप हमसे शेयर करें। हर खेत की कहानी को हम अब देश की कहानी बनाएंगे। आपके लिए एक बड़ा मंच है, स्वदेश का मंच है, जहां पर आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। आप अपनी दिक्कतें, परेशानी हमसे शेयर करें। आप वीडियो बनाकर भेजें, मैसेज के जरिए भेजें या फिर फोटो खींच कर भेजें। आपकी हर उलझनों को दूर करने की कोशिश यहां पर की जाएगी। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे सभी किसान भाई अपनी समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारे साथ जीके सूद साहब भी हैं, जाने माने एग्री एक्सपर्ट है, एग्री इकोनॉमिस्ट है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपके पास आता हूं उससे पहले हमारे कुछ दर्शक है जो सोने चांदी पर उनकी कुछ क्वेरी है, वो एक बार सॉल्व करके और फिर हम आपके पास आ रहा हूं। चलिए, सबसे पहले दर्शक का सवाल ले लेते हैं, क्योंकि सोने चांदी में आज काफी मुनाफा वसूली दिख रही है, तो उनके मन में चिंता है कि क्या करना चाहिए, खरीद लें या अभी और रुके, और भी भाव नीचे आ सकता है। अरविंद जैन है हमारे पहले दर्शक। चांदी में आज की स्ट्रैटेजी क्या होगी? वीरेंद्र सर, क्या करना चाहिए चांदी में अरविंद जी को? चांदी मुझे ज्यादा समझ नहीं आ रही है। गोल्ड मेरे पास जवाब होगा। चांदी अजय भाई बेटर हैंडल कर पाएंगे। आप बताइए, आपकी राय क्या बन रही है चांदी पर? अरविंद जैन जी को सलाह दीजिए। देखिए, लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो टोटली मार्केट एक अच्छे एक सर्कुलर बुल रन में चला हुआ है। तो मुझे लगता है कि सोने और चांदी में कल तक तो हमने काफी अच्छी तेजी देखी थी और 41, 50, $42 तक का लेवल इंटरनेशनल में दिखा चुका है, जिस ढंग से सितंबर में रेट कट की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है। बट कहीं ना कहीं 1.25 से 1.26 पे जाकर विषय मुझे लगता है कि रिस्क फैक्टर और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अगले 2 दिन में जो यूएस से डेटा सेट रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगले हफ्ते की रेट कट और उसके बाद की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कल की तेजी के बाद आज हमने गैप डाउन ओपनिंग होता हुआ दिखाई दिया है, तो गिरावट कंटिन्यू रह सकती है शाम की डेटा को देखते हुए भी। यहाँ पे मुझे लगता है 1,25,000 का पुट लेके चलना चाहिए 300 में, जो 2,600 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 3,800 का टारगेट रहेगा। फ्यूचर की अगर बात करें तो इस वक्त प्राइस चल रहा है 1,24,630 के करीब है। थोड़ा वेट कर लीजिए, 1,25,000 तक का लेवल मिले तो बिकवाली कीजिए, 1,26,200 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1,23,500 तक का टारगेट रहेगा। ध्यान रखिए, ये बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से कॉल दिया है। स्टॉप लॉस को बिल्कुल फॉलो कीजिए क्योंकि वॉल्टिलिटी एक्सट्रीम है, बट कहीं ना कहीं टेक्निकली लग रहा है मार्केट एक छोटा पुलबैक दिखा सकता है। अगले दर्शक हमारे साथ निशांत शेखर है। गोल्ड मिनी में क्या करना चाहिए? वीरेंद्र सर, क्या करना चाहिए निशांत जी को? यहाँ गिरावट पे बाई किया जा सकता है। यहाँ जो एंट्री लेवल होगा वो 1,06,000 के आसपास का होगा। यहाँ स्टॉप लॉस 1,05,600 का रहेगा। एंट्री साइड प्राइस से 400 रुपये का लक्ष्य रहेगा 1,06,600 के आसपास। दिनेश हैं अगले दर्शक। दीपावली तक सोने का प्राइस आउटलुक क्या है? वीरेंद्र सर, दिवाली तक आप सोने के भाव को कहां तक जाते देख रहे हैं? ये लंबा फोरकास्ट है, इसलिए कि आगे फेड का रेट कट आता है नहीं आता है, और खास तो फेड और पोवेल साहब के बीच का जो अभी टकराव चल रहा है उसका क्या आउटकम रहता है, पुतिन यूक्रेन वॉर का आउटकम क्या रहता है, बहुत सी अनिश्चितता है, तो कहना मुश्किल है। ओके, आप बता दीजिए केडिया जी, गोल्ड का भाव दीपावली तक कितना हो सकता है? हालांकि टाइम करना मुश्किल होता है, लेकिन एक उस समय तक क्या टॉप बन सकते हैं? देखिए, जैसे हमने पहले भी कहा था कि $3500 के ऊपर गोल्ड मेरे को ज्यादा सस्टेनेबल नहीं। इनकेस कोई नई न्यूज आती है तो हम 36, 36, 40 तक का लेवल देख पाएंगे। जो कल के सेशन में हमने देखा कि 3500 का लेवल ये हफ्ते में तोड़कर करीबन हम 35, 40, 50 के आसपास पहुंच चुके हैं। बट सस्टेनेबिलिटी मुझे डाउटफुल लगती है ये लेवल पे, बिकॉज जितने फैक्टर थे वो सपोर्टिव है। तो दिवाली तक हमने पहले जो प्रोजेक्शन रखा था वो करीबन 1,00,000, 1,02,000 तक का ही रखा था। बट रुपए की गिरावट की चलते अब हम बढ़कर 1,06,000 तक पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है 1,08,000 के ऊपर सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं है। करंट लेवल से बाइंग की सलाह नहीं है, बिकॉज रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। अगर यहां से मार्केट 8-10% का करेक्शन आता है
तो फिर से रिव्यू करके बाय कर सकते हैं। बट करंट लेवल से दिवाली तक का भी व्यू लेना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि प्राइजेस ने 50% के लगभग पिछले 1 साल में तेजी दिखा दी है। तो अब चढ़कर बाय करना जोखिम भरा रहेगा सोना। के लेकिन एक रिपोर्ट है गोल्डमैन सैक्स की, वो आपको बता देता हूं। उन्होंने $5,000 तक का भी टारगेट दिया है। $5,000 को अगर आज के करेंसी के भाव पर, आज के अगर रुपए भाव पे कन्वर्ट करें, करीब 28.5 ग्राम होता है एक औंस में। $5,000 प्रति औंस का ये भाव दिया है उन्होंने, जो टारगेट दिया है उसका भाव रुपए में 1,55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का भाव बैठता है। यानी यहां से करीब करीब 50% की तेजी वो देख रहे हैं। ऐसा तब होगा, उनको लगता है कि अगर यूएस फेडरल रिजर्व की विश्वसनीयता खत्म होने पर इस तरह की तेजी आ सकती है। उन्होंने इसके पीछे कुछ रीजन दिए हैं। उनको लगता है कि अगर 1% प्राइवेट यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स गोल्ड में शिफ्ट हुई तो भी भाव $5,000 तक जा सकता है। जो करंट सिनेरियो चल रहा है, ऐसे सिनेरियो में भी 2026 के मध्य तक उनको लगता है कि $4,000 तक सोना जा सकता है। रिस्क बढ़ने पर $4,500 और उससे भी ज्यादा अगर चीजें खराब होती है तो $5,000 तक का उन्हें टारगेट लगता है। अगर $4,000 तक का भी अगर टारगेट मानते हैं तो करीब 1,25,000 रुपए का टारगेट बैठता है गोल्डमैन सैक्स का। और इसके पीछे उनका कहना है कि अभी बैंक की सबसे बड़ी लॉन्ग कॉल कमोडिटी गोल्ड ही बनी हुई है और सेंट्रल बैंक लगातार खरीदारी बढ़ा रहे हैं। जो लोगों की जो होल्डिंग है गोल्ड में डाइवर्सिफाई हो रही है, लोग इक्विटी से निकलकर भी गोल्ड में पैसे लगा रहे हैं। और अगर सेंट्रल बैंक्स के रिजर्व को देखें तो वो भी अपने उसमें गोल्ड की जो मात्रा है उसको लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये सारे कंसर्न हैं जो गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। ये गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है। चलिए, लेकिन अपने घरेलू फ्रंट पर एक अहम अपडेट जो कल शाम को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद आई थी उस पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं, जीके सूद साहब हैं और साथ ही शंकर ठक्कर है, राष्ट्रीय मंत्री है और खाद्य तेल व्यापारी महासंघ कैट की जो विंग है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सूद सर, ये इसको आप किस तरह से देखते हैं? जीएसटी कटौती से किसानों को, कंज्यूमर्स को कितना फायदा मिलेगा और कब तक ये फायदा लंबे समय तक रहेगा या शॉर्ट टर्म तक ही इसका असर रहेगा सर? ये जो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, मतलब खेती किसानी से जुड़ा हुआ, इसमें सिर्फ बहुत सिग्निफिकेंट कटौती नहीं हुई जीएसटी रेट्स में, एक दिशा निर्देश है, डायरेक्शन बनी है जो देश की प्रायोरिटीज के साथ है। जैसे कि एग्री रेजिड्यू, उसके लिए जो मशीन इस्तेमाल होती हैं ब्रिकेट बनाने के लिए या पैलेट बनाने के लिए, उन पर 7% जीएसटी कम हुआ है, 12 से 5। इसी तरह से ही इसके अलावा जो एग्री रेजिड्यू फ्यूल है उसके ऊपर भी यही 7% कम हो गया है, क्योंकि इसका अपने देश में बहुत बड़ा रिसोर्स है जो कि अभी बहुत एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल मशीनरी है, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो टायर हो ट्रैक्टर के, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, हर तरह की मशीनरी, उनके ऊपर 12% से 5% कर दिया गया, जिससे कैपिटल कॉस्ट उसकी काफी हद तक कम हो जाती है। एक बहुत बड़ा संदेश है बायोपेस्टिसाइड्स में। बायोपेस्टिसाइड्स का हम सब जानते हैं कि हमारी धरोहर है वो, जैसे नीम की खली वगैरह, इन चीजों पर भी 12 से 5 कर दिया गया, जिससे कि उनको एक तो प्रोत्साहन मिलेगा, दूसरा केमिकल का इस्तेमाल कम होगा। इसी तरह ही फार्मर के लिए और रूरल इकोनॉमी के लिए बायोगैस प्लांट और वेस्ट टू वेल्थ के लिए जो इनिशिएटिव है, ये उनके लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए बायोगैस प्लांट पर भी 12 से 5 कर दिया गया जीएसटी, और वेस्ट टू वेल्थ की जो इक्विपमेंट्स हैं उसके लिए भी कम कर दिया गया। और सिर्फ सोलर एनर्जी नहीं, सोलर कुकिंग और सोलर वाटर सिस्टम कि बिजली का पंप ना चलाकर सोलर एनर्जी से पंप चलाया जाए, उस पर भी इन्होंने प्रोत्साहन देने के लिए 12 से 5% कर दिया गया। तो ये सारी इनिशिएटिव्स एक तरफ
एक तरफ एक डिमांड को प्रोत्साहन देगी एग्री रेजिड्यू के लिए, जैसे भूसा वगैरह है, काफी करीब अंदाजे हैं इसके करीब 200 मिलियन टन के करीब हर साल में होता है, और इसकी डिमांड को प्रोत्साहन देगा, एनवायरनमेंट को बचाएगा कि जहां ये ब्रिकेट्स और पैलेट्स जलाए जाएंगे कोयले के बजाय, वहां एनवायरनमेंट में सहायता मिलेगी, और दूसरी तरफ रूरल इनकम बढ़ेगी इससे, खेती की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, मशीनरी का इस्तेमाल ज्यादा होगा, और इसी तरह ही बायोगैस जो कि गोबर वगैरह होता है उससे एनर्जी बने, कुकिंग गैस बने वहां पर लोकल या ग्रिड में दे दें जिस स्केल पर काम हो। और तो ये बहुत ही बड़ा संदेश है, बहुत ही बढ़िया डायरेक्शन है। और जो रोज इस्तेमाल करने की कंज्यूमर का आपने पूछा, बहुत बहुत ही अधिक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर जीएसटी रेट कम कर दिया गया है, रोजमर्रा की चीजें हैं। आप देखिएगा कि कार्बोनेटेड ड्रिंक उनके ऊपर नहीं कम हुआ, उनके ऊपर 28 से 40 किया और उसमें सेस शामिल कर दी गई, तो रेट चेंज नहीं है, 40 का 40 रहा। पर जिसमें अगर कुछ भी अंश फ्रूट का है, फ्रूट जूस का, और कुछ भी अंश अगर दूध का है, तो उसको 12 से 5% कर दिया गया। तो डेयरी और सेक्टर को बहुत सारी और चीजें, दवाइयों पर 5% है प्राय सब दवाइयों पर। इसके अलावा बहुत सी और कंज्यूमर आइटम्स हैं, और बहुत बड़ी डिमांड थी कंज्यूमर्स की जी 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 कि बिल्कुल, और एक बड़े स्केल पे राहत दी गई है, और पर कोशिश यही की जा रही है कि डिमांड बूस्ट अप हो, क्योंकि इंटरनल हमारी कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। अगर यहाँ पर हमें अगर जो टैरिफ से हुए नुकसान की अगर भरपाई करनी है तो आपको यहाँ पर कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। शंकर जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा, ये जो जीएसटी काउंसिल का कदम है, ये किसानों को राहत देने वाला है या फिर चुनावी राहत देने वाला है, या फिर असल में स्ट्रक्चरल बदलाव आप इसे देख रहे हैं, और आपको लगता है कि एग्री सेक्टर की सप्लाई चेन और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस यहां से बढ़ सकती है? शंकर भाई। सभी दर्शकों नमस्कार। मेरा नमस्कार सर। से ये एक ऐतिहासिक कदम है जो जीएसटी में अभी इतना बड़ा रिफॉर्म लाया गया है। इससे कंज्यूमर से लेके छोटे व्यापारियों तक सभी के लिए राहत वाली एक खबर है, और मेरा मानना है कि कहीं पर अगर फायदा होता है तो कहीं कुछ उपभोक्ताओं को या व्यापारियों को नुकसान भी होता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है, और कई वस्तुओं को जो 18% से लेके 28% थे उसको कम किया गया है, और ये आने वाले दिनों में हमारे देश की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। और मेरा मानना है कि जब हमारा अगला साल होगा तभी हमारी जीडीपी में भी काफी इसमें वृद्धि होगी, ऐसा मेरी दृष्टि से मैं देख रहा हूँ। एक सवाल आपसे होगा जीके सूद सर, क्या एग्री सेक्टर में अभी भी कुछ इनपुट या आउटपुट है जिन पर जीएसटी ज्यादा है और कम करने की जरूरत है? आप अपने एक्सपीरियंस से सर बताएं। नहीं, मेरे विचार में लगभग कार्य संपूर्ण हो चुका है। आप देखिए फर्टिलाइजर में जो इनपुट्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, इन पर भी 12 से 5 किया गया है, पर उसका किसान को डायरेक्ट फायदा नहीं है। उसमें फर्टिलाइजर सब्सिडी कम होगी सरकार की, जो करीब 1,65,000 के करोड़ 1,65,000 करोड़ के करीब सब्सिडी है, उसमें थोड़ा सा राहत सरकार को मिलेगी। और उससे फर्क क्या पड़ेगा कि भारत सरकार हमारी बहुत फिस्कल स्मार्ट है, ये या तो फिस्कल डेफिसिट कम होगा या किसी और प्रायोरिटी एरिया में ये रुपया इस्तेमाल होगा, जो कि देश के लिए अच्छा है। और मेरे विचार में ये जो स्टेज इस स्टेज की आ गई है, आगे कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग या उन चीजों में जो एक दिशा निर्देश देना है, अगर वो कुछ समय के बाद उस तरफ भी ध्यान दिया जा सकता है अगर कुछ चीजें रह गई हैं तो। परंतु बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड तो इसमें कवर हो ही गए हैं। तो ये मेरे विचार में लगभग ये वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, ये कंप्लीट हुआ है।
बड़े हद तक एक बड़े बदलाव हुए हैं, इसे बड़े रिफॉर्म के तौर पे देखना चाहिए। शुक्रिया जीके सूद साहब आपका, शंकर सर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया और ये इस रिफॉर्म पर भी चर्चा की कि कौन कौन सी चीज़ों में कहाँ राहत दी गई है और इकोनॉमी के लिए कितना फायदेमंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने दर्शकों के सवालों की तरफ लौटते हैं। बहुत सारे दर्शक हैं, उनके सवाल आ रहे हैं बार बार। गोपाल हैं दिल्ली से, रेगुलर कॉलर है। 1,07,000 के भाव पर सोने में खरीदारी की है, क्या करना चाहिए? बीरेंद्र सर, एकदम टॉप पे इन्होंने खरीद लिया है 1,07,000 के भाव पर, क्या इन्हें बने रहना चाहिए? इनके भाव के ऊपर फिर से सोने का भाव जाने वाला है क्या बीरेंद्र सर? 1,05,600 का स्टॉप लॉस इस्तेमाल करना चाहिए। अभी कल नॉन फार्म पेरोल डेटा है, उसके बाद 11 सितंबर को काफी अहम डेटा है कंज्यूमर इन्फ्लेशन का। तो कहीं भी रिस्क प्रीमियम जो है वो अभी तक गायब नहीं हुआ है सोने में से, मैं ऐसा मान रहा हूँ। अगले दर्शक है राकेश हैं एमपी से, क्रूड में ऑप्शन की रणनीति जानना चाह रहे हैं। क्रूड में राय दें, ओपेक प्लस की बैठक भी है वीकेंड के दौरान। केडिया जी, क्या लग रहा है ऑप्शंस में किस तरह की रणनीति बनाएंगे? देखिए विजय, मुझे लगता है कच्चे तेल के अंदर ओपेक की जो बैठक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभी तक अपडेट ये आ रही थी कोई आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बट अब कहीं ना कहीं अपडेट आ रही है कि आउटपुट 2.2 से बढ़कर 3 मिलियन का आ सकता है। उसकी वजह से दबाव बना हुआ है और रिजेक्शन हमने $70 पे बार बार देखा। बट जब ऐसी अनसर्टिनिटी होती है तो ऑप्शन एक बेहतरीन विकल्प होता है। तो यहाँ पे 5600 का सिंपल आपको पुट खरीदना है 120 रुपए में, 60 का स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट 200 का रहेगा, क्योंकि फ्यूचर में मैं मानता हूं कि 5650 से 5700 की रेंज में बिकवाली बढ़ रही है, लेकिन डाउन साइड भी रेस्ट्रिक्टेड है जो 5540 तक ही आ रहा है। तो उसी को देखते हुए आप 5600 का पुट खरीद लीजिए 120 रुपए में। ओके, 5600 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह केडिया जी की है क्रूड की। जमील भाटी है, कच्चे तेल में क्या करना चाहिए? वीरेंद्र सर, क्या करे कच्चे तेल में? कच्चे तेल काफी दायरे का बाजार है, बट 55-50 के आसपास बाई किया जा सकता है। 5440 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अपसाइड में 57 यानी 5730 का लक्ष्य रख सकते हैं। कृष्ण है दिल्ली से, कॉपर में क्या करे? वीरेंद्र सर, कॉपर में क्या करना चाहिए कृष्ण जी को? टेम्पररी में सेल प्रेफर करूंगा 902 903 के आसपास, 907 का स्टॉप लॉस, 893 894 का टारगेट। नीरज गुप्ता है दिल्ली से, इनका सवाल है नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? वीरेंद्र सर, क्या करें एनजी में? एनजी ऑप्शंस के लिए काफी अच्छी कमोडिटी है, तो स्प्रेड इसमें काफी अच्छे हो पाएंगे। अजय भाई के पास काफी सॉल्यूशन होंगे इसके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं ऑप्शंस की मास्टर क्लास का। और ऑप्शंस की मास्टर क्लास में केडिया जी के पास ही चलते हैं। हमारे दो दर्शक हैं जो ऑप्शंस पे ही जानना चाह रहे हैं। हरेंद्र सैनी हैं जो नेचुरल गैस की ऑप्शन जानना चाह रहे हैं, और नीरज गुप्ता है, ये भी जानना चाह रहे हैं दिल्ली से। केडिया जी बताइए, दोनों को ऑप्शंस में राय दीजिए एनजी में। देखिए, नेचुरल गैस में आज इन्वेंट्री का डेटा है। बीच में हमने ओवरसोल्ड जोन में जाते हुए देखा था प्राइजेस को, क्योंकि यूरोप में अभी जो स्टोरेज है वो 77% है 80 के मुकाबले, जो सफिशिएंट है। हालांकि टेक्निकली मार्केट में एक बाउंस है जो आज मुझे पॉजिटिव लग रहा है। तो ऐसे समय में आप 270 का कॉल लीजिए 14 रुपए में, 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 22 का टारगेट रहेगा। ओके सर, अगर कोई एक ऑप्शन ट्रेड अगर आज पूछना हो केडिया जी, तो कहां राय देंगे आप? मुझे लगता है देखिए, बुलियन डेफिनेटली वॉलेटिलिटी है, थोड़ा बाउंस आके टूटेगा, बट कच्चा तेल मुझे एकदम गिरावट जैसा दिख रहा है। तो 5600 का पुट लीजिए 120 रुपए में, 60 का स्टॉप लॉस, 200 का टारगेट रहेगा। तो 5600 के स्ट्राइक की पुट पर ज्यादा कन्विक्शन यहां पर है। अगर ऑप्शंस में आपको ट्रेड करना है तो केडिया जी की इस कॉल को फॉलो कीजिएगा। प्रीमियम के लिए भी स्टॉप लॉस दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा, 60 का स्टॉप लॉस भी लगाइएगा। चलिए अब एग्री मार्केट की बात करते हैं। सबसे पहले बात धनिया की करते हैं, जहां पे आज जबरदस्त तेजी दिखी है। वीरेंद्र सर, धनिया में क्या हुआ? 6% के ऊपरी सर्किट पे बंद हुआ है, क्या कुछ खबर है, या जो मुनाफा वसूली आई थी उसके बाद से वापस से खरीदारी हो रही है? चलिए, वीरेंद्र जी के पास टेक्निकल कुछ दिक्कत है। केडिया जी आप बताइए, धनिया को लेकर आपकी सलाह क्या है? इतनी तेजी के बाद क्या करना चाहिए? देखिए, धनिया में हमने पहले 8150 तक का लेवल देखा था, वहां से लग भी रहा था मार्केट एक करेक्ट आएगा। 7550 से 7600 का सपोर्ट दिख रहा था। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एक जीएसटी का बेनिफिट हम एग्री में देखेंगे सभी में, जिसका एक बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ में हम देख रहे हैं लोअर लेवल पे बाइंग दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बार भी हमें लगता है कि जो एक
10 की क्रॉप देखी जा रही थी, इस पे अगर थोड़ी भी कमी रहती है तो एक्सपोर्ट डिमांड और इंप्रूव होता है तो भाव में तेजी है। बट डोंट ओवर रिएक्ट कि जिस जन से रैली आई है बहुत ही छोटे समय पे आई है। टेक्निकली मुझे लगता है कि 8,200 तक का लेवल दिख जाए, 200-250 तक दिख जाए, बट थोड़ा-थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहिए, क्योंकि अभी सोइंग के नंबर्स आने हैं। अगर भाव ज्यादा रहता है तो सोइंग का एरिया इंपैक्ट जरूर आता हुआ दिखाई देगा। मौसम ठीक-ठाक है, लेकिन अभी मुझे लगता है आज के जो 6% की तेजी है, एक लोअर लेवल से बाइंग लौटी है और जीएसटी का असर आ सकता है। बट जैसे मैंने बाकी स्पाइस इंडस्ट्री में बात की है, तो उसका असर तो दिखाई देगा बट टाइम लगेगा। तो हो सकता है अगले 2 दिन तेजी दिख जाए, बट ये सस्टेन नहीं करेगा टाइमिंग। ऊपर में 82 से 8400 का लेवल एक बार दिखा दे। ओके, 8200 से 8400 तक का लेवल दिख सकता है। शुक्रिया केरिया जी आपका, वीरेन जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटते हैं, लेकिन जाने से पहले एक अपडेट आपको दे दे कि महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना उतना ही ज़रूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत